हेलो एवरीवन, आपका जोरदार स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पर। मैं राघवेंद्र सिंह इस सेशन में क्लास 10 के बच्चों को चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी जिसका नाम है उसका थर्ड टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। जी हां, ऑलरेडी हमने 2 टॉपिक पढ़ लिया है, जैसा कि आप देख रहे हो। इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल ये पढ़ लिया, और सेकेंड में हमने ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स ये पढ़ लिया। और इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, अगर हम बात करें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। जी हां, अभी आपको पता चल जाएगा आगे कि ऐसे कौन कौन से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। अभी मैं उसका एग्जाम्पल बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर बात करें करंट की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स की, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के सोर्स की तरह हम किसका यूज करते हैं? बैटरी का यूज करते हैं, है ना। गाड़ियों में बैटरी का यूज कर रहे हैं, इन्वर्टर घर में लगा है वो भी बैटरी का यूज कर रहा है ना। तो बैटरी का तो यूज कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक सोर्स और है, वो है सेल। टॉर्च में सेल यूज कर रहे हैं, टीवी के रिमोट में, एसी के रिमोट में, है ना। तो सेल और बैटरी अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो सेल और बैटरी इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जहां से आपको करंट मिलता है, और उस करंट पर कई सारे डिवाइस वर्क करते हैं, है ना। जैसे टॉर्च है, टॉर्च जलाना है तो एनर्जी का सोर्स क्या है? सेल। बिना सेल के आप टॉर्च की लाइट जला सकते हो? नहीं जला सकते। ठीक है, चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया। देखिए, बैटरी आप जान ही रहे हो, सेल हम यूज करते हैं, ये भी आप जान रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने पहले ही बोला था कि ये जो टॉपिक है ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो इसको समझना, इसको पहचानना बहुत आसान है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगर बात करें बच्चों द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल, तो बैटरी और सेल हमने ये जाना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती कहां से है? तो जो सेल होता है उसके अंदर केमिकल भरा होता है, और वो केमिकल के कारण उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव करते हैं, मतलब अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है सेल के। तो वही लिखा है द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल। सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके कारण क्या जनरेट होता है? इट जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स 2 टर्मिनल। तो सेल के 2 टर्मिनल आपने देखा है, जरूर देखा होगा। इस तरीके से अगर आप सेल को देखो तो सेल में ये जो ऊपर की तरफ उभार होता है वो होता है सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, है ना, और इसका पोटेंशियल होता है हाई। और एक तरफ होता है, दूसरे एंड पर होता है सेल का नेगेटिव टर्मिनल, और इसका होता है पोटेंशियल लो। तो सेल के एक एंड का पोटेंशियल हाई कैसे हो गया? सेल के दूसरे एंड का पोटेंशियल लो कैसे हो गया? केमिकल रिएक्शन के कारण। तो जो केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर चल रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं अक्रॉस द एंड ऑफ द सेल, है ना। और यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को मजबूर करता है कि वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करें, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे जाते हैं। तो ये मजबूर कर रहा है कि जो करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करे। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस समझ में आया। और करंट जब मूव करेगा तो जब हम इस सेल को टॉर्च के बल्ब से जोड़ देंगे तो केमिकल रिएक्शन के कारण सेल के अंदर क्या हुआ? हाई और लो पोटेंशियल डेवलप हुआ, और हाई और लो पोटेंशियल के कारण जो करंट है वो हाई से लो फ्लो हुआ। और जब करंट फ्लो करेगा तो बल्ब जलेगा कि नहीं? बस यही तो हमको पता था, यही तो हमने पहले भी पढ़ा था कि बल्ब कब जलता है? जब करंट फ्लो होता है। और करंट कहां से फ्लो हो रहा है? करंट सेल में फ्लो हो रहा है ना, सेल से फ्लो हो रहा है। ये देखो सेल है ना, सेल और बल्ब को हमने तार से जोड़ दिया। तो ये ब्लैक रंग का आपको जो लाइन दिख रही है, ये लाइन क्या है? ये लाइन है वायर। ये क्या है? ये बैटरी मान लो या सेल मान लो, और ये है आपका बल्ब, है ना। तो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ, उस केमिकल रिएक्शन के कारण पोटेंशियल एक तरफ ज्यादा हो गया, एक तरफ कम हो गया। जिधर पोटेंशियल ज्यादा होता है वो होता है सेल का पॉजिटिव टर्मिनल,
और जिधर पोटेंशियल कम होता है उधर वो होता है बैटरी का या सेल का निगेटिव टर्मिनल। और इसके वजह से, क्योंकि पोटेंशियल में डिफरेंस हुआ, उसके वजह से जो करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो किया, और करंट फ्लो करेगा तो बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। इतना हम समझ गए कि नहीं? चलिए, तो वही लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल दैट सेट्स द इलेक्ट्रॉन इन मोशन टू फ्लो द करंट। और इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा तो करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो जो भी डिवाइस है वो अगर जलने वाला है तो जलेगा, घूमने वाला है तो घूमेगा, है ना? क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब देखो, लगातार केमिकल रिएक्शन हो रहा है सेल के अंदर, लगातार केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तभी तो लगातार वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसलिए सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो लगातार क्या हो रही है, खर्च हो रही है, और खर्च होकर वो किस में बदल रही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है। तो एक समय ऐसा आएगा कि सेल के अंदर की जितने केमिकल रिएक्शन है, जितनी केमिकल एनर्जी है, सब की सब पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सेल क्या हो जाएगा, फिर सेल किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो हम यही तो देखते हैं टॉर्च में, रिमोट में जो सेल लगाते हैं, कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है, आपने देखा होगा घड़ी चलते चलते बंद हो जाती है। क्यों? फिर हम कहते हैं अरे सेल डाउन हो गया इसका। तो सेल डाउन मतलब क्या? सेल डाउन मतलब कि सेल के अंदर की सारी केमिकल एनर्जी खत्म हो गई, अब वो पोटेंशियल डिफरेंस को अंतर नहीं ला सकती, और अंतर नहीं लाएगी तो करंट भी फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो घड़ी कैसे घूमेगी, बल्ब कैसे जलेगा। तो वही साफ साफ लिखा है कि करंट मेंटेन करने के लिए द सोर्स क्या है हमारे पास, सेल हैज टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। कौन सी एनर्जी? अपनी केमिकल एनर्जी को लगातार सेल क्या करता है, खर्च करता है, और उसको किस में बदलता रहता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करंट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो धीरे धीरे इसकी केमिकल एनर्जी खत्म होती रहती है, और जब पूरी केमिकल एनर्जी खत्म हो जाती है तो सेल हो जाता है बेकार, अब वो किसी काम का नहीं है कि नहीं? समझ में आया? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां आप क्या कन्वर्जन देख रहे हो, कौन सी एनर्जी किधर कन्वर्ट हो रही है? तो सेल में जो केमिकल एनर्जी होती है उसका कन्वर्जन होता है किस एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। तो अब आगे बढ़ा जाए, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। वेयर डज दिस एनर्जी गो? अब ये जो केमिकल एनर्जी खर्च हो रही है वो कहां गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, है ना? तो कितनी एनर्जी गई, इसका एक फॉर्मूला होता है, आइए इसको पता करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, ए पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी इन मेंटेनिंग द करंट मे बी कंज्यूम्ड इनटू ए यूजफुल वर्क। कहने का मतलब यह है कि जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका कुछ हिस्सा यूज हो जाएगा यूजफुल वर्क करने में, और कुछ हिस्सा वेस्ट हो जाएगा हीट के फॉर्म में। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इस डायग्राम से देखो, ये क्या हो रहा है, फैन घूम रहा है। तो आप कहोगे फैन कैसे घूम रहा है? तो फैन को क्या मिल रहा है, फैन को करंट मिल रहा है। करंट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है ना? मान लो हमने फैन को किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, बैटरी से। बैटरी के पास कौन सी एनर्जी थी, बैटरी के पास थी केमिकल एनर्जी, है ना? और ये केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब करंट, है ना? अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से मान लेते हैं कि कितना 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, ठीक है। अब ये 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ तो खर्च हो गया वर्क में। तो कौन सा वर्क हो रहा है, फैन घूम रहा है तो वर्क ही तो हो रहा है। तो मान लेते हैं 80 जूल किस में खर्च हो गया, 100 जूल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी उसमें से 80 जूल यूजफुल वर्क करने में वेस्ट हो गई, और बाकी थोड़ा बहुत हीट के फॉर्म में वेस्ट हो गई। तो आप देखोगे फैन चलते चलते इसको अगर छुओगे यहां तो ये गर्म हो जाता है ना? तो गर्म क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का थोड़ा बहुत कन्वर्जन किस में भी हुआ, हीट के फॉर्म में, और अधिकतर किस में, वर्क के फॉर्म में। तो वही लिखा है कि जो पार्ट ऑफ सोर्स एनर्जी है, सोर्स ये है ना, एनर्जी का सोर्स ये था बैटरी, उससे जो एनर्जी मिली वो एनर्जी कुछ किस में खर्च हो गई, वर्क करने में,
और रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी मे बी एक्सपेंडेड इन हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट। और बाकी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस या गैजेट की हीट को बढ़ाने में खर्च हो गई, है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना है कि जो भी हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज कर रहे हैं ना, वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज नहीं करता। थोड़ा बहुत जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज किया है उसने, उसमें से थोड़ा बहुत वर्क में करता है और बाकी हीट में करता है। जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 100 जूल थी, इसमें से अधिकतर उसने काम करने के लिए यूज कर लिया, थोड़ा बहुत हीट के फॉर्म में वो एनर्जी वेस्ट हो गई। और हीट के वजह से ये देखो फैन घूमेगा तो ये गर्म हो जाएगा कि नहीं? इतना समझ में आया? ठीक है, अब हम क्या करें? अब हम एक ऐसा जुगाड़ लगाएं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क में कम से कम खर्च हो और अधिक से अधिक किसमें खर्च हो? हीट के फॉर्म में। तो वही तो हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है कि नहीं? तो हमने क्या किया, हमने बहुत सारे हाई रेजिस्टेंस के रेजिस्टर्स को जोड़ दिया, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, that is a configuration of resistors only connected to a battery, the source energy continually gets dissipated entirely in the form of heat। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभी दो पार्ट में वेस्ट हो रही थी, थोड़ा बहुत वर्क में जा रहा था, थोड़ा बहुत हीट में जा रहा था। लेकिन अगर हम बहुत सारे रेजिस्टर्स को एक साथ बैटरी से जोड़ दें तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो वर्क में वेस्ट ही नहीं होगी, पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में यूज हो जाएगी? हीट में। और उसके वजह से जो डिवाइस है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो क्या एमिट करेगा? उससे गर्मी निकलेगी। यही तो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि हम वर्क में यूज नहीं करेंगे, हम सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट के फॉर्म में यूज करेंगे। और जब हम ऐसा करते हैं तो यही कहलाता है करंट का हीटिंग इफेक्ट। क्योंकि करंट है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने वर्क में ना कन्वर्ट करके हमने पूरा का पूरा हीट में बदल दिया। और इस प्रिंसिपल पे बहुत सारे डिवाइस काम करते हैं। क्या आप सोच सकते हो इस कंसेप्ट पे वर्क करने वाले कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस का नाम बता सकते हो? चलो देखो ठंडी के मौसम में कमरा गर्म रखने के लिए इलेक्ट्रिकल हीटर का यूज करते हैं। तो इसको आप बिजली के बोर्ड से जब जोड़ते हो इसके प्लग को, और जब ऑन करते हो तो उसमें से करंट आया तार में से, और तार में से जो करंट आया वो सारा का सारा करंट अपने साथ क्या ला रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क में नहीं खर्च हो रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हीट के फॉर्म में हो रहा है। यहां भी देखो हीट के फॉर्म में, कपड़ा प्रेस करने के लिए हमको हीट चाहिए। इलेक्ट्रिकल केटल पानी गर्म करने के लिए, कॉफी बनाने के लिए हम इलेक्ट्रिकल केटल यूज करते हैं, ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गए, ओवन हो गया, टोस्टर हो गया, गीजर हो गया गर्म पानी गर्म करने के लिए, मतलब पानी को गर्म करने के लिए, फिर इलेक्ट्रिक केटल, प्रेस, इलेक्ट्रिक हीटर, ये सभी इंस्ट्रूमेंट किस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम कर रहे हैं, जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है? हीट में। और उस हीट से हम कमरा गर्म कर रहे हैं, या तो कपड़े को प्रेस कर रहे हैं, या पानी गर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं उस हीट से, है ना। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, केटल। समझ में आ गया? और बहुत सारे डिवाइसेस में यूज हो रहा है। चलो आगे चलते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कोई फॉर्मूला तो होगा, है ना। कितनी हीट निकल रही है, कितना हीट पर यूनिट टाइम निकल रहा है, ये सब कैलकुलेट करने के लिए चलिए हम एजम्पशन लेते हैं। कंसीडर करते हैं, एक सर्किट दिख रहा है आपको। इस सर्किट में यहाँ देखो एक सेल या बैटरी लगी है और इसको तार की मदद से जोड़ दिया गया है ना। यहाँ एक रेजिस्टेंस तार है जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, और यहाँ एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया गया है, यहाँ एम मीटर जोड़ दिया गया है। तो कंसीडर ए करंट आई, मान लेते हैं कि इस सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बी वी। ये जो रजिस्टर आपको दिख रहा है, इसके दो एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लेते हैं कितना? वी। लेट टी बी द टाइम मान लेते हैं टी, ड्यूरिंग विच
ए चार्ज Q फ्लोज अक्रॉस, तो T टाइम में Q चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। तब अगर ऐसा मान के चलें तो हमने ये जाना है, हमने ये पढ़ा है कि पोटेंशियल क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जितना वर्क किया वही होता है पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल बराबर वर्क अपॉन चार्ज। तो जब हमको ये पता चल गया है ना, तो यहां से हम वर्क निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज VQ। तो जब हमको वर्क निकालना होगा तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q। तो ये हमारा क्या आ गया, वर्क डन। किस में वर्क किया गया, चार्ज को मूव करने में। T टाइम में Q चार्ज को मूव करने में हमने कितना वर्क किया, V इंटू Q बराबर वर्क किया, ठीक है। तो हमारा वर्क कितना आ गया, VQ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आपको यह समझ में आ गया कि द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू VQ। ये लाइन समझ में आ रही है। अरे वर्क और एनर्जी एक ही चीज है, दोनों की SI यूनिट क्या होती है, जूली होती है ना, है कि नहीं। तो वर्क और एनर्जी लगभग एक ही चीज है। तो अगर अभी हमने निकाला था वर्क कितना करना पड़ा हमको, Q चार्ज को मूव करने के लिए हमने कितना वर्क किया, V इंटू Q। तो जो हमने वर्क किया समझ लो एक तरीके से वो एनर्जी है ना। तो उतना एनर्जी V इंटू Q, इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी सोर्स को। द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू VQ इन टाइम T। तो T समय में इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी सोर्स को। तो अगर हम पावर, हेंस द पावर इनपुट टू द सर्किट बाय द सोर्स इज, तो पावर कितना होगा, तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क हमने निकाल लिया था VQ, तो VQ अपॉन टाइम, और Q अपॉन T क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है करंट। तो फिर मैं इसको क्या भी लिख सकता हूं, इसको मैं VI लिख सकता हूं। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन गया, यहां से पावर का फॉर्मूला बन गया VI। तो जो सोर्स कितना पावर सप्लाई कर रहा है, सोर्स इतना पावर सप्लाई कर रहा है, P इक्वल टू VI, कितना, V इंटू I, इतना पावर सप्लाई कर रहा है सोर्स। कैसे आया, I कहां से आया, Q अपॉन T से, और ये VQ कहां से आया, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, और अभी हमने निकाला था कि Q चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करेंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा। तो इतना हमने वर्क की जगह रख दिया और टाइम की जगह T रख दिया, तो ये आ गया, और Q अपॉन T मतलब करंट होता है यानी I। तो यहां से पावर का फॉर्मूला आ गया क्या, V इंटू I। क्लियर। चलिए, एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम T इज P इंटू T। मतलब कि आपने पावर निकाला है ना, लेकिन अगर ये पूछे कि कितना एनर्जी T टाइम में सप्लाई हुआ है, तो अगर पावर को हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, अभी आपने देखा पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम होता है, और वर्क एक टाइप की क्या है, एनर्जी तो होती है। तो अगर मुझे ये निकालना है कि कितनी एनर्जी सप्लाई हुई है, तो मैं पावर इंटू टाइम कर दूंगा। तो वही तो लिखा है कि एनर्जी जितनी सप्लाई हुई है T टाइम में, वो कैसे निकलेगा, पावर को मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। अब पावर मेरा निकल चुका है, पावर कितना निकला है, VI। तो VI इंटू T कर दूं तो ये पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी सप्लाई की गई है सोर्स के तरफ से, ठीक है। कौन सी एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पावर VI और पावर इंटू टाइम एनर्जी, तो VI इंटू T एनर्जी हो गया, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में बाहर निकल रही है, हीट के फॉर्म में। अभी हमने पढ़ा था कि नहीं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम चाह रहे हैं कि वो वर्क में ना खत्म हो, वर्क में ना कन्वर्ट हो, वो सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सारी की सारी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो जो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाली वो ये निकाली। तो सोर्स अगर इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेगा, सप्लाई करेगा, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम चाहते हैं किस में कन्वर्ट हो जाए, हीट के फॉर्म में। तो हीट इक्वल टू ये हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो वही तो लिखा है कि इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या हुआ, व्हाट हैपेंस टू दिस एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द सोर्स। तो उसका क्या हुआ, उसका ये हुआ कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई।
है ना, तो द एनर्जी गेट डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर एज हीट। दस फॉर ए स्टेडी करंट आई द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन टाइम टी, टी टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस होगा बताइए। तो अभी हमने निकाला ना, अभी हमने क्या निकाला, यही एनर्जी वी आई इंटू टी, यही एनर्जी तो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो रही है, खर्च हो रही है, तो हीट बराबर ये होगा कि नहीं, तो वही तो यहां लिखा है, देखो वही तो लिखा है वी आई इंटू टी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, कि अगर टी समय में आई करंट फ्लो करेगा और अगर उस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस V है तो उस वायर से कितना हीट प्रोड्यूस होगा, V इंटू आई इंटू टी के इक्वल होगा, इतना हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, समझ में आया। चलो अब हमको ओम्स लॉ पता है, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो अगर V की वैल्यू, ये जो V की जगह हम आई आर पुट कर दें, तो यहां आई आर इंटू आई टी, तो आई दो बार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, दो बार मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, आई स्क्वायर आर टी। अब समझ में आया, ये फॉर्मूला इसमें कैसे कन्वर्ट हो गया। ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला था जिसमें V इक्वल टू आई आर होता है, हमने इस V में V की वैल्यू को हमने आई आर रख दिया, तो ये बन गया आई स्क्वायर आर टी। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन इसी पर बनता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं 5 स्टार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एच क्या है, हीट। तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस गर्म हो रहा है तो वो कितना गर्म हो रहा है, आई स्क्वायर आर टी के इक्वल गर्म हो रहा है। क्लियर, चलो, और इसी को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में ये जो हीट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पे, वायर के रेजिस्टेंस पे और समय पे, है ना। तो वही तो लिखा है, द लॉ इंप्लाइज दैट, मतलब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कह रहा है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है रेजिस्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द करंट के। जी हाँ, तो देखो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, है कि नहीं, तो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस है। जी हाँ, देखो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर। तो रेजिस्टर से कितने समय के लिए करंट फ्लो हो रहा है उस टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये हीटिंग इफेक्ट, मतलब ये जो हीट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। चलो, अब जब डिपेंड करता है, फॉर्मूला पढ़ लिया तो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स। तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर। अब मेरे पास R तो है 4 ओम, I नहीं है, तो मैं I कहां से निकालूं, I मैं इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकता हूं, आई स्क्वायर आर टी। तो I निकालना है तो मैं यहां निकाल सकता हूं, H मुझे पता है कितना, देखो H कितना है, H हीट है ना, तो हीट भी एक फॉर्म की एनर्जी है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। तो 100 जूल हीट है, आई स्क्वायर तो कैलकुलेट करना है, R दिया हुआ है 4 ओम, और टाइम भी दिया हुआ है इन ईच सेकेंड, ईच सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। तो मैं यहां से आई स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन आर टी लिख सकता हूं। तो आई बराबर क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट एच अपॉन आर टी। अब एच कितना है, एच है 100, आर है 4, टाइम है 1 सेकेंड, तो ये आ गया कितना, अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 मतलब 5। तो करंट आ गया मेरा कितना, 5 एम्पियर। अब करंट आ गया तो करंट इंटू रेजिस्टेंस मतलब 5 एम्पियर इंटू 4 ओम, आ गया पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 5 इंटू 4 20। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 20 वोल्ट होगा। देखो आ गया आंसर, आ गया कि नहीं आंसर, देखो करंट 5 एम्पियर
पहले ये फॉर्मूला लगाया, करंट निकाला और करंट को इस फॉर्मूले में रख दिया, रेजिस्टेंस पता था तो पोटेंशियल आ गया 20 वोल्ट। क्लियर है ना? तो मैंने बार बार बोला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। अब ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो कंसेप्ट आपने पढ़ा, इसका अपने डेली लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जरा देखते हैं। जरा आप यहाँ डिवाइस देखो, ये जितने भी डिवाइस हैं, चाहे वो टोस्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक केटल हो, आयरन हो, इलेक्ट्रिक हीटर हो, गीजर हो, इन सभी में हम करंट का यूज करके गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा है? हीट में। तो ये प्रैक्टिकल यूज ही तो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो वही लिखा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज मेनी यूजफुल एप्लीकेशन। द इलेक्ट्रिकल लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिकल टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर आर सम ऑफ द फैमिलियर डिवाइसेस बेस्ड ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल हीटिंग यानी कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उस पे ये सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस काम कर रहे हैं कि नहीं, जिसका हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। कपड़े प्रेस करना है, गर्म करना पड़ेगा, प्रेस यूज कर लिया। पानी गर्म करना है, केटल ले लिया। नहा देने के लिए पानी गर्म करना है तो गीजर ले लिया, है ना। ब्रेड को गर्म करना है, टोस्टर ले लिया। सभी तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड है कि नहीं। चलो तो ये समझ में आ गया। अब यहां देखो, बल्ब भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम कर रहा है। जी हाँ, बल्ब ग्लो कब करता है? बल्ब ग्लो तब करता है जब बल्ब का फिलामेंट क्या करता है? गर्म हो जाता है। और वो गर्म कब होगा? जब हीट प्रोड्यूस होगा। और हीट कहां से प्रोड्यूस होगा? करंट से, है ना। तो देखो, द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। तो इसका मतलब ये गीजर, प्रेस, टोस्टर, फिर आपका ये इलेक्ट्रिक हीटर, इसके अलावा बल्ब भी एक ऐसा डिवाइस है जो कि किस कंसेप्ट पे काम कर रहा है? इलेक्ट्रिक मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम कर रहे हैं। बल्ब में ये जो आप देख रहे हो ना, ये जलता हुआ, ये जो वायर जैसा है, ये होता है बल्ब का फिलामेंट। और ये फिलामेंट बहुत हाई टेम्परेचर पे जब गर्म हो जाता है तब ये ग्लो करता है, और वही ग्लो लाइट के फॉर्म में हमको दिखाई देती है। तो ये ग्लो कब करेगा? जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब करंट किस में बदलेगा? हीट में। तो हम क्या कर रहे हैं? बल्ब में यही कंसेप्ट तो यूज कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो वही लिखा है। अब फिलामेंट, ये जो बल्ब का फिलामेंट है, मस्ट नॉट मेल्ट एट सच हाई टेम्परेचर, क्योंकि करंट के फ्लो होने से फिलामेंट का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है हीट के कारण। तो अगर इस फिलामेंट का, ये जिस मटेरियल का बना है, उसका टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा, तब तो ये मेल्ट कर जाएगा। तो बल्ब ग्लो कैसे करेगा? तो इसीलिए फिलामेंट ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो। कितना ज्यादा? 3380 डिग्री सेल्सियस। सोच लो, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है और ये 3380 डिग्री सेल्सियस है। कितना ज्यादा। ठीक है, तो इतना हाई टेम्परेचर से रखने पर फायदा यह है कि ये मेल्ट नहीं करता, और फिलामेंट मेल्ट नहीं करेगा तो वो जलता रहेगा और लाइट को एमिट करता रहेगा। तो फिलामेंट मस्ट नॉट मेल्ट एट सच हाई टेम्परेचर। ए स्ट्रॉन्ग मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन। तो जो फिलामेंट है वो किसका बनाया जाता है? टंगस्टन का बनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, द बल्ब्स आर यूजली फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। तो फिलामेंट की लाइफ को बढ़ाने के लिए बल्ब के अंदर हम नाइट्रोजन या आर्गन गैस फिल करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बल्ब के फिलामेंट किस मटेरियल से बनाना सही है, तो ऐसे मटेरियल से बनाना सही है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं, बहुत हाई हो, और बल्ब भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम कर रहा है। ठीक है, अब जैसा अभी आपने पढ़ा, ठीक उसी तरह एक डिवाइस और है जो हमारे घरों में यूज होता है, वो है फ्यूज। आपने देखा ना, अक्सर क्या होता है? अरे फ्यूज उड़ गया कहते हैं। तो जो फ्यूज है वो एक तरीके का वायर होता है। ठीक है, और ये जो फ्यूज वायर है ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है, क्योंकि हमारे घरों में जो डिवाइसेस हैं वो जब अगर ज़्यादा बिजली सप्लाई हो जाएगी तो वो खराब हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, घर में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है तो शुरू में हम इस टाइप का एक फ्यूज जोड़ देते हैं, और ये जो फ्यूज वायर है ये ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो। ठीक है,
अब मान लेते हैं ये हमारा घर है, घर में कई सारे कमरे हैं, है ना, किचन है, वॉशरूम है, हर जगह कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज हो रहा है, कहीं बल्ब कहीं फैन। तो जो खंबे से, बिजली के खंबे से जो बिजली की सप्लाई हमारे घर में हुई, तो जब ये सप्लाई एंटर हो रही है तो वहाँ हम फ्यूज़ वायर लगा देते हैं, क्योंकि अगर कभी कभी वोल्टेज बढ़ा तो वोल्टेज बढ़ने से करंट भी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और ज़्यादा करंट हमारे डिवाइस को ख़राब कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने फ्यूज़ वायर लगाया है तो ये ज़्यादा करंट, अब आपने देखा है कि H=I²RT होता है, तो अगर करंट बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा और हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और इस फ्यूज़ वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ये फ्यूज़ वायर क्या हो जाएगा, ये जल जाएगा, गल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, और बीच में से अगर मेल्ट कर गया तो ये कनेक्शन क्या हो गया, टूट गया। तो जो हाई करंट यहां तक आया वो हमारे घरों में नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग वायर, ये जो फ्यूज़ आ रहा है वो तो मेल्ट कर गया। और इस तरीके से हमारे घरों में जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनको सेफ रख लेता है। तो ये भी किस पे काम किया, इलेक्ट्रिक करंट के वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुआ उसी के कारण तो टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये फ्यूज़ वायर मेल्ट कर गया जल्दी से, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम था। तो ये भी तो फ्यूज़ वायर भी तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क कर रहा है कि नहीं। तो वही लिखा है, अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल हीटिंग इज द फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इट प्रोटेक्ट्स द सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो हाई सप्लाई हो रही है उसको रोक देता है। कैसे? बीच में से ब्रेक कर देता है। ये टूट जाता है, पिघल जाता है, टूटता नहीं पिघलता है ना, क्योंकि यहां जैसे ही हाई करंट आएगा ये पिघल जाएगा, और पिघलने से सर्किट टूट गई, और सर्किट टूटने की वजह से घरों के जो अप्लायंसेस है वो बच जाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। और ये बना किसका होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए पीस ऑफ वायर मेड अप ऑफ मेटल और एन एलॉय ऑफ appropriate melting point, for example aluminium, copper, iron, lead. If a current larger than the specified value flows through the circuit, the temperature of the fuse wire increases, और टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है तो जरा सा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये पिघल जाएगा, और पिघलने से सर्किट टूट गई। सर्किट टूट गई तो जो हाई करंट है वो घरों तक नहीं आएगा और आपके घरों में अप्लायंसेस सेफ रहेंगे। इस तरीके से फ्यूज वायर काम करता है। ठीक है, चलिए, तो ये भी हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लिया। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं। ठीक है, पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, मतलब समय के साथ काम करने की, वर्क करने की कैपेसिटी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, इज नोन एज पावर। तो रेट किसके साथ मेजर कर रहे हैं? टाइम के साथ वर्क करने की कैपेसिटी ही पावर होती है। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि वर्क मतलब एनर्जी, तो एनर्जी कंजप्शन करने का जो रेट है, समय के साथ कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ये भी तो पावर है कि नहीं। अब आप कहोगे इसका फॉर्मूला, तो पावर का फॉर्मूला हमने निकाला था कि नहीं, बताओ। निकाला था। ये यहां क्या है? हीट है ना, हीट है। हीट क्या है? एनर्जी। तो हीट इक्वल टू VIT, है ना, और हम इसको टाइम से डिवाइड कर दें। अरे हीट एक टाइप की एनर्जी होती है, तो यहां मैं ये फॉर्मूला रख सकता हूं, हीट का वैल्यू रख दिया मैंने, तो ये टी कट गया तो पावर कितनी आ गई? V आ गई, V इंटू आई। तो ये हो गया पावर का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला, है ना। और इलेक्ट्रिकल पावर का जो वैल्यू SI यूनिट होता है वो क्या होता है? वॉट होता है। ठीक है, क्लियर। अब द यूनिट वॉट इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज ए लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोवाट। तो वॉट से भी बड़ी यूनिट होती है किलोवाट। तो जहां भी किलो लग जाए मतलब 1000, इसका मतलब 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। क्लियर हो गया ना। तो इलेक्ट्रिकल पावर का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, अब हमारे घरों में जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, जो भी बिजली, पंखा, टीवी, AC, कूलर जो भी चला रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन ही तो है। और एनर्जी का जो कंजप्शन हम कर रहे हैं, इस एनर्जी को
एक दूसरे यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं और वो यूनिट होता है किलोवाट आवर। तो जो किलोवाट आवर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है। कमर्शियल यूनिट इसलिए क्योंकि जो भी हम बिजली बिल दे रहे हैं वो हम इसी किलोवाट आवर के हिसाब से दे रहे हैं। 1 किलोवाट आवर मतलब होता है 1 यूनिट। और अगर 1 यूनिट का दाम आपको पता है, मान लो 10 रुपए, तो 1 यूनिट आपने बिजली, मान लो आपने बल्ब जलाया कितने समय तक, 15 मिनट तक, तो कितनी बिजली की कंजप्शन हुआ, 1 किलोवाट आवर बिजली का कंजप्शन हुआ। तो इसका मतलब 1 यूनिट बिजली खर्च हुई, और 1 यूनिट खर्च हुई बल्ब जलाने से, 1 यूनिट का दाम 10 रुपए, तो इसका मतलब बिजली बिल आपका कितना है, 1 × 10, 10 रुपये आपका बिजली बिल है। 2 यूनिट जलाते तो 10 × 2 20 रुपये होता। तो हम कमर्शियल जो लेन देन है, व्यापारिक है, जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा है, वहां हम एनर्जी के कौन से यूनिट को फॉलो कर रहे हैं, हम जूल को फॉलो नहीं कर रहे। जूल भी एसआई यूनिट है, जूल भी तो एसआई यूनिट है किसका, एनर्जी का। लेकिन जब बात कमर्शियल यूनिट की आती है तो हम जूल को फॉलो नहीं करते, हम फॉलो करते हैं किलोवाट आवर को, जिसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं, यूनिट। 10 यूनिट बिजली जली, किराएदार है तो मकान मालिक क्या करता है, किराएदार से रेंट भी लेता है और बिजली के अलग से पैसे भी लेता है। तो मकान मालिक वो किराएदार को बता देता है कि देखो अपने मीटर में देख लो कितनी यूनिट तुमने खर्च की है और उस हिसाब से बिजली बिल दे दो, है कि नहीं। फिर वो मकान मालिक जब बिजली बिल लेता है तो फिर वो जमा कर देता है, यही होता है ना। तो किलोवाट आवर को हम कॉमन में, मतलब आम भाषा में, यूनिट कहते हैं। तो 1 यूनिट मतलब दिमाग में बैठा लेना 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है, किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जूल भी यूनिट किसकी, एनर्जी की, किलोवाट आवर भी यूनिट किसकी, एनर्जी की। तो जूल और किलोवाट आवर दोनों में कोई रिलेशन होना चाहिए ना, वो रिलेशन है ये, ठीक है। अब भाई किलोवाट को मैंने वॉट में बदला और आवर को सेकंड में बदला, और वॉट इंटू सेकंड जूल ही तो होता है। अरे पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, वर्क मतलब जूल, वर्क का ऐसा यूनिट जूल, और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, और पावर का ऐसा यूनिट वॉट, है ना। तो अगर मुझे वॉट इंटू सेकेंड कर देंगे तो जूल आएगा, तो वॉट इंटू सेकेंड जूल। तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। देखो वॉट को, किलोवाट को वॉट में बदला तो 1000, और आवर को सेकंड में बदला तो 60 इंटू 60 3600। अब समझ में आ गया। तो ये आ गया इतना वॉट सेकंड, और वॉट सेकंड होता है जूल। तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी मैं ध्यान स्टार मार्क लगा रहा हूं। जरा यहां देखो, यहां आपको जो इलेक्ट्रिक मीटर का यूनिट यहां दिखता है कि नहीं, और बगल में देखो लिखा रहता है किलोवाट आवर, ध्यान से देखना, समझ में आ गया। ये बिजली मीटर है और यहां 1 किलोवाट आवर में कितने जूल हैं वो यहां कैलकुलेशन करके आपको बताया गया है। कैलकुलेशन में कैसे ये कैलकुलेशन आया, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, और 1 आवर में कितने सेकंड होंगे, 1 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में हर मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 3600 सेकंड। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶, और वॉट इंटू सेकंड, और वॉट इंटू सेकंड मतलब जूल। तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। क्लियर है ना, समझ में आ गया। तो ये भी ध्यान रखना, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलो तो जरा यहां क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी हमने पढ़ा ना, तो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर जिसका पावर 400 वाट है, वो 8 घंटे डेली चलाया जाता है लगातार। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट 3 रुपीज पर किलोवाट आवर। मतलब ऐसे फ्रिज रेफ्रिजरेटर को अगर हम 30 दिन तक डेली 8 घंटा चलाएं तो हमारा बिजली बिल क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा। तो पहले 1 दिन का निकालो, फिर 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 दिन का आ जाएगा। अब हमको पता है कि बिजली बिल जो है वो यूनिट के हिसाब से देते हैं, और जो 1 यूनिट होता है उसका मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। तो पहले ये निकाल लें कि 1 दिन में अगर लगातार 8 घंटे रेफ्रिजरेटर को चलाया जाए तो कितना बिजली यूनिट खर्च होगा। तो हमको क्या करना है, किलोवाट आवर, किलोवाट मतलब पावर और आवर मतलब टाइम।
तो पावर इंटू टाइम करना है। तो हमको पावर किस में दिया है, 400 वाट में, तो 400 वाट को बदलो किलोवाट में, तो बदलोगे तो 1000 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 0.4 किलोवाट, आया ना। अब इंटू टाइम करो, आवर करना है, मतलब इंटू टाइम, और टाइम दिया हुआ है 8 आवर, तो हमने 8 से गुणा कर दिया, तो ये कितना आया, 8 चौके 32, और डेसिमल था तो 3.2 किलोवाट आवर। यानी एक दिन में इतने बिजली का खर्च हो रहा है अगर रेफ्रिजरेटर चलाया जाए। 3.2 किलोवाट आवर यानी कि 3.2 यूनिट, ठीक है। तो अगर एक दिन में इतनी यूनिट बिजली खर्च हो रही है तो 30 दिन में इसका 30 मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैंने 30 को गुणा कर दिया 3.2 में, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 96 किलोवाट आवर, मतलब 96 यूनिट, है ना। और 96 यूनिट, और एक यूनिट का दाम 3 रुपए है, तो 96 यूनिट का 6 3 18, 1 9 3 27, 1 8, 288 रुपए आ गया महीने का खर्चा। देखो सही है क्या, देखो बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम लॉजिक चले। पहले एक दिन का निकालो, पहले एक दिन का क्या निकालो, एक दिन में कितनी बिजली खर्च हुई, तो कितनी बिजली खर्च हुई मतलब कितने यूनिट खर्च हुआ, ये हम यहां से निकालेंगे, किलोवाट इंटू आवर। तो पावर दिया था वाट में, तो हमने इसको किलोवाट में बदला, और टाइम 8 आवर दिया था तो इसको बदलने की जरूरत नहीं, तो किलोवाट इंटू आवर, एक दिन का बिजली यूनिट आ गया 3.2 किलोवाट आवर, मतलब 3.2 यूनिट खर्च हुई एक दिन में। तो 30 दिन में, और एक यूनिट का दाम 3 रुपए, तो इतने यूनिट जो खर्च हुई 30 दिन में, उसका दाम आ गया, कॉस्ट आ गया 288 रुपए। क्लियर है ना, क्लियर है ना, बहुत आसान है, एक दिन का निकाल लो 30 दिन का आ जाएगा, है ना। चलो, तो इस तरीके से बच्चों हमने इस सेशन में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ा, समझा और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया। आई होप यू लाइक दिस सेशन, और आपने पूरे इस सेशन को एंड तक देखा होगा। इसी तरह अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 के साथ जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।